हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ, सुरक्षित और अच्छे होंगे। साथ ही आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से चल रही होगी। यहाँ पर हम आपको एक काकरापारा गुजरात साइड से जो वैकेंसी आई है उसके पोस्ट डिटेल्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है और किस पर कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इस पर हम डिटेल चर्चाएँ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 28 तारीख 5वां महीना से इसका स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो चुका है और 17 तारीख 6ठा महीना को ही जाकर के इसका फॉर्म समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ये फॉर्म आगे नहीं भरा पाएगा। ठीक है, इसके अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 197 पोस्ट रखा गया है। अब सभी के पोस्ट डिटेल्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि कितने टाइप्स के पोस्ट आए हैं। जैसे देख सकते हैं हम एक साइंटिफिक असिस्टेंट, यहाँ पर देख रहे हैं साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन, HR, F&A एंड CMM। इस सब सारे के सारे जो है ना ये असिस्टेंट ग्रेड 1 का ये सब पोस्ट होता है। असिस्टेंट ग्रेड 1 का पोस्ट है। अब इसकी अगर बारे में डिटेल्स जानकारी बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट जो होता है वो ग्रुप B का होता है। बाकी टेक्नीशियन C, बाकी सारे के सारे पोस्ट C के हैं। और साइंटिफिक असिस्टेंट का लेवल 6 होता है, टेक्नीशियन का लेवल 3 होता है और HR अब मैंने जितना भी असिस्टेंट ग्रेड 1 का है वो सभी का 4 होता है। बेसिक पे की बात करते हैं तो साइंटिफिक असिस्टेंट का 35,400, टेक्नीशियन का 21,700 और असिस्टेंट ग्रेड 1 के सभी का 25,500 होता है। एज देखिए, एज इसमें इंपॉर्टेंट है। एज जो कि 18 से 25 साल साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, 18 से 24 साल किसके टेक्नीशियन के लिए, और असिस्टेंट ग्रेड 1 की है 21 से 18 साल। 21 से 28 साल का मतलब हो गया कि 21 जो है वो मिनिमम एज होना चाहिए। अब इसके हम और आगे पोस्ट वाइज इसको देखते हैं कि किसमें कितनी पोस्ट आई है। यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ सबसे पहले हम लोग को देखने में मिलता है साइंटिफिक असिस्टेंट का। साइंटिफिक असिस्टेंट का टोटल 11 पोस्ट आया है। 11 पोस्ट को हम लोग 2 भागों में बांट करें, डिप्लोमा वाले और साइंस ग्रेजुएट वाले से। डिप्लोमा वाले के लिए अगर बात करते हैं हम तो डिप्लोमा वाला में मैकेनिकल का 2 आया है, इलेक्ट्रिकल का 2 आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 आया है और केमिकल्स का 1 आया है। ठीक है, और यही अगर हम साइंस ग्रेजुएट की बात करते हैं ना तो साइंस ग्रेजुएट की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का 3 और फिजिक्स का 2। कहने का मतलब होता है कि ये यहाँ देखिए ऑनर्स लिखे हुए हैं, मतलब कि ऑनर्स पेपर होना चाहिए, एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में दोनों। मगर दोनों का मतलब होता है कि या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर मैथ होने ये फिजिक्स होनी चाहिए। जिसकी मैथ है प्रिंसिपल सब्जेक्ट वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें भी कुछ कंडीशन है, उसके कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। जो भी व्यक्ति डिप्लोमा किए हैं, अगर जो व्यक्ति डिप्लोमा किए हैं और उनको मिनिमम 60% होनी चाहिए, उससे कम होगा वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल का कोर्स होने चाहिए डिप्लोमा। 3 साल का क्यों? क्योंकि कोई लोग ITI करते हैं फिर 2 साल का डिप्लोमा करते हैं जिसको लेटरल एंट्री कहा जाता है, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे में कि BSc में भी जैसा डिप्लोमा में हो वैसे इसमें भी होना चाहिए। BSc में 60% होनी चाहिए ऑनर्स पेपर में। और फिर से BSc प्लस डिप्लोमा कहने का मतलब होता है दोनों में 10th या 12th में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में नहीं है तो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1। असिस्टेंट ग्रेड 1 को हम इसको भी 3 भाग में इसको बांट सकते हैं। 3 भाग में इसका बांट सकते हैं, HR, F&A, C&MM। तीनों का अलग अलग पोस्ट। HR में 9 पोस्ट हैं, F&A का 6 पोस्ट है, C&MM का 5 पोस्ट है। ठीक है, ग्रेजुएशन में और इसमें साथ में क्या है, ग्रेजुएशन में एग्रीगेट मार्क्स 50% होनी चाहिए। ये हो गया असिस्टेंट ग्रेड 1 का। अब इसके बाद आते हैं टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन की अगर बात करते हैं कि टोटल 166 पोस्ट निकला है, मेंटेनर का 61 है और प्लांट ऑपरेटर का 55 है, 95 है। अब इसमें देखते हैं कि प्लांट ऑपरेटर का जो क्वालिफिकेशन है वो ISC रखा गया है, 10th+2 रखा गया है। और इसमें इस जो बात को ध्यान रखिएगा कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जो इसका ये है वही इसमें फॉर्म को भर सकते हैं जो ISC किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स जो की है वो 50% रखा गया। एग्रीगेट मार्क्स का मतलब क्या होता है कि केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मार्क्स को क्या करना है ना, जितना मार्क्स आया है उसको 3 से डिवाइड कीजिएगा, जितना परसेंटेज आएगा वही आपका एग्रीगेट मार्क्स कहलाएगा फिजिक्स PCM में। ठीक है, तो उसको अपना देख लीजिएगा। और इंग्लिश क्या होना चाहिए ना कि इंग्लिश जो की है एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, 10th या 12th में भी होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करते हैं हम
अगर हम इसकी बात करते हैं मेंटेनर की, मेंटेनर जो कि ITI पर भर्ती होती है, तो इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ 10th प्लस ITI लिखे हुए हैं। 2 ईयर का होना चाहिए। 2 ईयर का होने का मतलब होता है 2 ईयर का मतलब होता है कि कोर्स का ड्यूरेशन 2 ईयर्स होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोलते हैं वेल्डर का, फिटर का 2 साल का होता है तो वो ठीक है, लेकिन जैसे वेल्डर हो गया, और वेल्डर का अगर हम बात करें तो वेल्डर का तो 1 ईयर का होता है। तो वो लोग जिसके पास वेल्डर का सर्टिफिकेट है NCVT से या SCVT से, साथ ही उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तभी फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। मतलब कि उनके एक्सपीरियंस को या अप्रेंटिसशिप को 1 साल जोड़ दिया जाएगा तो 2 साल का उनका कोर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ टर्म एंड कंडीशन क्या है कि 10th में मैथ में 50% होना चाहिए, साइंस में भी 50% होना चाहिए। दोनों में से अगर किसी का भी 50% से कम मार्क्स है वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2021 के लिए छूट दिया गया है, ये वाला परसेंटेज के क्राइटेरिया जो कि है इसको छूट दिया गया 2021 में, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम वही वेल्डर के बारे में बता रहे थे कि ITI जो है, जो ITI किए हैं 1 ईयर का, साथ में उसका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 1 साल का ट्रेड अप्रेंटिस होना चाहिए, और साथ में 10th में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए जो ITI किए हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके नीचे हम आपको कुछ ट्रेड जैसे कि पोस्ट एडवर्टाइज दिया हुआ है, और ट्रेड एक्सेप्टेबल कौन कौन से ट्रेड उसको भर सकते हैं। जैसे कि जो लोग फीटर से किए हैं, जो जिस फीटर का जो पोस्ट है, जो फीटर से ITI किए हैं वही भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन से किए हैं वही भर सकते हैं ITI जो किए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोस्ट है, एडवर्टीजमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोस्ट दिया गया है, इसमें कौन कौन ब्रांच वाले भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस वाले, और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाले भी भर सकते हैं। और जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन का आया है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन ट्रेड एप्लीकेबल है, तो देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स उसके लिए एप्लीकेबल है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स पावर प्लांट वाले इसको में क्या है एप्लीकेबल है। वेल्डर के लिए तो केवल वेल्डर से ही ITI होना चाहिए। मशीनिस्ट के लिए केवल मशीनिस्ट से ही जो ITI की वही केवल इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद AC मैकेनिक्स में देख लीजिएगा अपने इसमें से AC मैकेनिक्स में कौन कौन से ट्रेड इसमें आ रहे हैं। डीजल मैकेनिक्स में केवल डीजल मैकेनिक्स वाले आ रहे हैं। इसी तरह के अगर आपको NPCL के रिगार्डिंग पल के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल राहुल कुमार ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास सही समय पर पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।